नमस्कार। रिवीजन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने लगभग 100 प्रश्न आदिकाल से कर लिए हैं। अब बढ़ रहे हैं 100 प्रश्न के आगे। ठीक है, देखो बहुत जो प्रश्न होते हैं सामान्यतः मैं यही एडवाइस करती हूँ कि आप एक बार रिवीजन कर लो या एक बार पूरा सिलेबस को एक देख लो, एक बार क्विक लुक, उसके बाद से ही रिवीजन उठाओ। लेकिन हम जो सॉल्व करवा रहे हैं इसमें ये आपको फायदा है कि आप विकल्प के साथ देखते जा रहे हैं, एक्सप्लेनेशन भी, तो आपके नोट्स को और ज्यादा रिच करने के लिए भी ये बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, तो इसको देखते चलो और जितने भी फैक्ट आपको नए कुछ मिल रहे हो ना, वो अपने नोट्स में, ठीक, अपने नोट्स में उसको नोट डाउन करते चलो अलग फैक्ट के हिसाब से। और हर काल के बाद में ये नोट्स बनाते वक्त भी आपको ये करना है। हर काल या हर टॉपिक जो आप लिख रहे हो उसके बाद कम से कम एक पेज आप छोड़ दो। जो भी एक्स्ट्रा मिल रहे हैं आपको, जो कुछ नए टॉपिक या नए प्रश्न मिल रहे हैं, उसको आप वहां नोट डाउन करते हुए चलेंगे। ठीक, तो हम आते हैं, हमने 100 प्रश्न तक कर लिया था, आते हैं 101 प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 101। ठीक है, संदेश राशक किस प्रकार का काव्य है? आदिकालीन काव्य संदेश राशक किस प्रकार का काव्य है? प्रबंध काव्य, महाकाव्य, खंड काव्य की मुक्तक काव्य? मुक्तक काव्य तो बिल्कुल नहीं है, महाकाव्य भी नहीं है, क्योंकि महाकाव्य जो है वो आपका पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। अब हम कंफ्यूज होंगे प्रबंध काव्य या खंड काव्य का। ठीक, तो क्या है ये संदेश राशक? मतलब जो कालिदास का जो मेघदूत है ना, उस पे आधारित है। तो ये एक पूरे कहानी का एक छोटा सा अंश है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा उस हिसाब से? खंड काव्य। संदेश राशक क्या है? खंड काव्य। अब्दुल रहमान, जिसको अद्दहमाड़ भी कहते हैं, ये इन्होंने लिखा है। और अद्दहमाड़ को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पहला कवि माना है। ठीक, अलवारों की संख्या, संतों की संख्या कितनी है? आसान प्रश्न। अलवार कितने थे? 12। ठीक है, अब आता है कैमास वध किस ग्रंथ की प्रमुख घटना है? कैमास वध किसकी प्रमुख घटना है? कैमास वध है आपका पृथ्वीराज रासो। कैमास वध, पद्मावती, समय, ये सारे जो खंड हैं ये आपके कैमास वध के, ये पृथ्वीराज रासो के हैं, जो समय में है, विभाजित है, और कुल 69 समय है इसमें। कैमास वध कुछ यूनिवर्सिटी के सिलेबस में भी है। ठीक है, जिसमें पृथ्वीराज द्वारा उनके एक सेनापति है, मतलब उनके सेना के वरिष्ठ पद पे आसीन एक सेनापति है, जिसका वह वध कर देते हैं, कुछ गलत फहमी बस ये वध हो जाता है। इसी का पूरा जो प्रक्रम है, उसके बाद पश्चाताप या उसका रीजन वगैरह, ये पूरे इसी कहानी जो है इस पूरे कैमास वध में, ये इसी में घूमती है। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश भाषा में निम्नलिखित में लिखित रामचरित्र कौन सा है? रामचरित्र हम जानते हैं कि किसने लिखा था? स्वयंभू लिखते हैं रामचरित, जिसके कारण उनको अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा गया। उनकी रचना कौन सी है? उनकी रचना है पौंचरियु। ठीक, रामचंद्र का जो है वो आपके केशवदास ने लिखा, अवधि में। रामायण संस्कृत में लिखी गई है। महापुराण जो है वो रामचरित पर आधारित नहीं है। प्रश्न संख्या 105। पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या है? भाषा क्या है इसकी? डिंगल। हमने पढ़ते वक्त पढ़ा था पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या है? डिंगल है। ठीक, राजस्थानी अपभ्रंश भाषा है। डिंगल क्या को क्या कहते हैं? राजस्थानी अपभ्रंश। 106। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है? जो अपभ्रंश पे जिसका प्रभाव नहीं है,
है देखो मूलतः उसी संक्रमण काल की ये रचना, लेकिन उससे अपभ्रंश का प्रभाव नहीं है उस पे। कौन सी है? राउल वेल नहीं। हमीर रासो ये तो पूर्णतः अपभ्रंश प्रभाव में है। भरतेश्वर बारीवली विलास ये भी अपभ्रंश प्रभाव की रचना है जैन साहित्य की। एक रचना है आपकी बीसल देव रासो, ठीक। बीसल देव रासो इसके लेखक है नरपति नाल है। यह जो रचना है वो अपभ्रंश के प्रभाव से समानता मुक्त मानी जाती है, ठीक है। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 107। पंडी अल सत पखाड़ई देहई बुद्ध बसंतन जाड़ई, ये पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति आपकी हिंट अगर मैं दूं तो सिद्धो हैं, बड़े वरिष्ठ सिद्ध हैं, उनकी यह पंक्ति आती है, यह भाषा उनकी है। विकल्प कौन कौन से हम देख लेते हैं यहाँ पर। समानता यह सरहपा की पंक्ति है। आ, विद्यापति नहीं, मुंज की पंक्ति भी नहीं है, पुष्य की नहीं है। सरहपा, सरहपा इस में है, विकल्प में भी सरहपा की पंक्ति है। अब 108 प्रश्न। आल्हा उदल नामक वीर सरदारों की वीरता पूर्वक लड़ाइयों का वर्णन निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में मिलता है? आल्हा उदल का एकदम स्पष्ट बहुत है, आसान है। परमाल रासो, परमाल रासो में आल्हा उदल का, कहीं कहीं इसको आल्हा खंड भी जो है इसी नाम से जानते हैं इसको, ठीक है। इसमें आल्हा और उदल दो विद्वान थे, दो वीर क्रांतिकारी थे। उनकी बारे में है कि किस प्रकार से वह लड़ते गए, वीरता पूर्वक लड़ाई करी। तो परमाल रासो जो क्या है, इसीलिए परमाल रासो को श्रृंगार से ज्यादा वीर रस का ग्रंथ कहा जाता है। 109 प्रश्न संख्या। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचना इतिहास में हिंदी का पहला कवि किसे माना था? अब आप हिंदी का पहला कवि का उल्लेख सूत्र बनाया था ना, राम स्वयंभू है, राम स्वयं स्वयंभू है। तो किसको मानेंगे? ये स्वयंभू, इन्होंने इसको पहला कवि मांगा था। सरहबा को किसने माना था? सरहबा को राहुल सांकृत्यानंद तुमने माना था। अमेश खुसरो हिंदी खड़ी बोली के पहले कवि है। नाथ साहित्य का आरंभकर्ता किसे मानते हैं? देखो हम यहाँ साहित्य की बात कर रहे हैं, ठीक है। साहित्य का आरंभकर्ता कौन है? गोरखनाथ। वैसे अगर हम केवल नाथ पंथ का आरंभकर्ता भले पूछते तो मत्स्येंद्र नाथ है, मत्स्येंद्र नाथ आ सकता है, लेकिन इसका जो साहित्य का जो आरंभ करता है वो कौन हो जाएगा? वो गोरखनाथ हो जाएंगे। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? महाकाव्य अभी हमने बात करी थी, महाकाव्य किसे माना जाता है? पृथ्वीराज रासो को। और किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। ये प्रश्न बहुत आसान सा, आप बिना विकल्प के इसको बता सकते हैं। कौन किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आरसीएस ने अपने पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास की जब वो भूमिका लिखते हैं ना, उसी भूमिका में यह स्पष्ट उन्होंने लिखा है। 113 गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, किसकी पंक्ति है? यह पंक्ति है अमीर खुसरो की। अमीर खुसरो के गुरु की मृत्यु हो जाती है, बहुत ज्यादा मानते हैं वो किसको? निजामुद्दीन औलिया को। जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो वो बहुत शोक से संतृप्त हो जाते हैं और वहां जाते हैं अपने गुरु को की मृत्यु शैया के सामने, वह एकदम निढाल हो जाते हैं और अचानक से उनके मुंह से या दिमाग से उनमें यही कथन आता है कि गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस। अब ये पंक्ति जो है अगर बहुत भाव गर्भित पंक्ति है। आदिकाल के किस कवि ने खड़ी बोली में रचना की है? 14 प्रश्न। खड़ी बोली हम स्पष्ट जानते हैं किसने करी है। पहला कवि है खड़ी बोली का अमीर खुसरो। विद्यापति किसके दरबारी थे? स्पष्ट जवाब विद्यापति। देखो विकल्प में क्या है, वैसे तो राजा शिव सिंह के भी थे और कीर्ति सिंह के भी थे, कीर्ति सिंह उनके पुत्र है, लेकिन हम यहाँ पे शिव सिंह ऑप्शन में नहीं है, तो किसके हो जाएंगे? कीर्ति सिंह के। कौन सिद्धों तथा नाथों की सूची में उभयनिष्ठ है? ऐसा कौन है जो सिद्धों में भी पाया जाता है और नाथों में भी पाया जाता है? ये कौन से रचनाकार से माने जाते हैं? यह है आपके मत्स्येंद्रनाथ नहीं, चरपरीनाथ नहीं, कन्हैया नाथ नहीं, सरहपा। सरहपा को राहुल भद्र भी कहा जाता है और यह नाम जो है आपका नाथों की परंपरा में भी मिलता है शुरुआत में। आलाखंड नाम से प्रसिद्ध कौन सी रचना है? रिपीट
जो प्रश्न आया है अलखंड, अभी हमने बात करी थी, परमाल रासो, जिसके रचनाकार हैं जगनिक। चंद्रबरदाई किस राजा के कवि थे? इसको सोचना ही नहीं है, सेकंड थॉट जरूर नहीं, टाइम नहीं वेस्ट करने की जरूरत है। चंद्रबरदाई किसके कवि थे? पृथ्वीराज चौहान के। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे विद्यापति के इन पदों को भी शुक्ल जी, पदों को भी शुक्ल जी ये कहते हैं कथन, पहले तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कथन किसने कहा है? शुक्ल जी ने कहा है, ठीक है। अभी क्या कहना चाहते हैं वो इसके द्वारा? कहते हैं विद्यापति की पदों को आध्यात्मिक चश्मे से देखना चाहिए नहीं, ये एक कटाक्ष तौर पे कहा गया वाक्य है, अगर आप वाक्य के अर्थ को जरा भी समझे तो। अगला, विद्यापति के पदों को और गीत गोविंद में साम्य नहीं है, यह भी कोई आशय नहीं है इनका कहने का। कहते हैं विद्यापति के पद अधिकतम श्रृंगार के ही हैं, आंशिक अभी यह है। विद्यापति के पदों की रचना भक्ति की दृष्टि से की गई है, नहीं, ये तो इसी इसी पे लाइन पे तो कटाक्ष किया गया है, इसी को तो संशय की दृष्टि से देखा गया है। तो क्या कह रहे हैं, मतलब भक्ति की दृष्टि से नहीं की गई है, तो क्या हुआ है, वो श्रृंगारिक है दरअसल पंक्ति, लेकिन उसको लोग जानबूझ करके आध्यात्मिक चश्मे से देखने का प्रयास कर रहे हैं और उसमें भक्ति ढूंढ रहे हैं। तो विकल्प सी आपका इसका सही हो जाएगा। पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता है था, वैसे ही पीछे कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इस कथन में रिक्त स्थान में क्या होगा? ठीक है, क्या है? वैसे पीछे दूहा, दूहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित वाक्य होने लगता है। यहाँ पे विकल्प सी है, इसमें दोहा या दूहा दोनों दिया है, दूहा शब्द जो है वो आपको ज्यादा मिलता है, गाथा या गाथा, दोहा या दूहा कहने से, ठीक है। 121, पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक किसने माना है? आपके अंग्रेजी विद्वान हैं, ये है, इन्होंने ही खोज करी थी, कौन? डॉक्टर वूलर, इन्होंने पृथ्वीराज विजय की खोज की और इसी के आधार पर इन्होंने कहा कि भाई पृथ्वीराज रासो में कोई भी घटना जो है वो क्रमानुसार नहीं है और ऐतिहासिक तौर पर वह सही नहीं है। तो किसे माना? डॉक्टर वूलर ने। अप्रामाणिक मानने वालों में आपके रामचंद्र शुक्ल भी आते हैं, आधार लेकिन जो इन्होंने ही माना, वूलर ने। गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति कौन सी है? गद्य पद्य मिश्रित की बात हो रही है, अभी हमने पढ़ा था, वर्णात्मक नहीं है, बड़े ग्रामर है, ये आध्यात्मिक ग्रंथ है, कौन है आपका? राउल वेल। यह गद्य पद्य मिश्रित श्रृंगारिक रचना है, शिलांकृत रचना है। अब ये क्या करना है? सुमेलित करना है, आसान सा, सबसे आसान आपको में समझ में आ जाए। खालिक बारी किसकी है? अमीर खुसरो की। विसल देवरासो नरपति नहाल की। दोहा को सरहपा की। भरतेश्वर बाहुबली सालिबद्ध सुरु की। विद्यापति की कोई रचना नहीं है। अब ये विकल्प आप देख लेंगे, एक का दो किसमें है और दो का चार, एक का दो और दो का चार, उस हिसाब से ये विकल्प बी जो है वो सही हो जाएगा। अब आ जाता है स्थापना और रिलेशन। जनता की चित्रवृत्ति के परिवर्तन के साथ साहित्य के स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता है, और इसका तर्क क्या है? क्योंकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। ये जो है वो तो बिल्कुल गलत, हमने इसलिए क्रॉस में कर दिया कि जनता की चित्रवृत्ति के साथ साहित्य में भी परिवर्तन होता है भाई, और इसका जो तर्क है वह सही है, ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है सीधे सीधे। ये आपके इस तरह के प्रश्न आपके यूजीसी नेट में भी पूछे जाते हैं। गोरखनाथ की साधना पद्धति का क्या नाम है? प्रज्ञानी नहीं, ये तो सिद्धों की है। काल भैरव नहीं, ये तो शैवों की आती है। सम्यक साधना नहीं। हठ योग साधना, हठ योग साधना किसकी है? नाथों की, गोरखनाथ की साधना पद्धति है। पाहुड़ दोहा ग्रंथ के रचनाकार कौन है? पाहुड़ दोहा के ग्रंथ के रचनाकार जोइंदो नहीं, इनका तो योगसार परमात्मा प्रकाश है। जिन दत्सूरी नहीं, इनका तो उपदेश रसायन है। धनपाल नहीं,
कौन है इसके रचनाकार? राम सिंह। राम सिंह की रचना है पाहुड़ दोहा। यह एक कह सकते हैं रहस्यवादी और टाइप का ग्रंथ है। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, यह कथन किसका है? यह कथन है आपके अमीर खुसरो का। अमीर खुसरो अपने आप को तूतीये हिंद भी इसीलिए कहा जाता है अमीर खुसरो को। देसिल बैना सब जन मिठा, देसी भाषा की मिठास का वर्णन करने वाले रचनाकार कौन है? विद्यापति। सेकंड थॉट की जरूरत ही नहीं है, अवहट्ट में ये रचना करते हैं। अवहट्ट के परिप्रेक्ष्य में इन्होंने ये रचना करी है। देसी भाषा अवहट्ट के लिए इन्होंने ये लिखा है कीर्ति लता में। सांगधर पद्धति किस विधा की रचना है? सांगधर पद्धति किस विधा की रचना है? महाकाव्य? नहीं। सुभाषित ग्रंथ? हाँ, यह एक सुभाषित ग्रंथ है। कुछ अच्छे सुंदर वाक्यों को लेकर के जो सूक्ति है उसको लेकर के यह पूरी संग्रह किया गया है। इसके लेखक बहुत क्लियर नहीं मिलते हैं। कई लोगों के जो संग्रह इसमें लेकर के प्रकाशित है। कहीं कहीं ये इनका जो है वो सांगधर नाम मिलता है, कहीं कहीं कुछ और नाम मिलता है। चूंकि सांगधर पद्धति है इसलिए हम इसको सांगधर मानते हैं। मैथिल कोकिल के नाम से कौन जाने जाते हैं? बिना सोचे समझे जवाब दीजिए। क्या है? विद्यापति। मैथिल कोकिल क्यों? क्योंकि मैथिली भाषा में अच्छी रचना करते हैं। कि मैथिली भाषा की रचना कौन है? पदावली 131। विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं तक अपभ्रंश की प्रधानता रही और फिर वह पुराने हिंदी में परिणित हो गई। यह कथन जो है वो किसका है? पुराने हिंदी के, जैसे जब नाम आता है ना तो वैसे भी एक नाम जो है वो बहुत क्लोज आ जाता है। अब आप वो नाम कौन सा है आप बताएंगे? सुनीति कुमार चटर्जी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, क्रियर्सन और त्रिवेंद्र वर्मा। इसका सही जवाब होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इन्होंने पुरानी हिंदी नाम भी दिया है। पृथ्वीराज रासों में कितने समय है, मतलब कितने खंड हैं? हमने अभी बात करी है। कितने खंड है? 69। बी जवाब सही है इसका। 69 खंड है पूरे, जिसको समय कहा जाता है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक अपभ्रंश को किस नाम से पुकारा है? पुरानी हिंदी अभी हमने किया डिस्कस। देखो एक प्रश्न कई बार रिपीट होगा और कभी कभार हम उसी के चक्कर में सोचते हैं ना कि क्या बार बार वही रिपीटेशन देखे। लेकिन इसी के बीच में कभी आपको ऐसे कुछ फैक्ट वगैरह मिल जाते हैं ना जो एग्जाम में पूछता है। देखो जो प्रश्न पूछ चुका है, हो सकता है यही ना पूछे, एग्जैक्ट घुमा करके कुछ पूछे। तो इसलिए सॉल्व करते रहिए। आपके सामने कई बार प्रश्न आ रहा है, कई बार सॉल्व करते रहो, क्या फर्क पड़ता है? आपको बस तैयारी अच्छी होनी चाहिए आपकी, और इतना तो समय आपके पास है ही। 134 निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश की नहीं है? अपभ्रंश की रचना कौन सी नहीं है? ओमचरी अपभ्रंश की है, भविष्य का अपभ्रंश अवहट्ट की है, पाहुड़ दोहा भी अपभ्रंश अवहट्ट मिश्रित है, चित्रावली जो है वो आपकी अवधि की रचना है। ठीक है, ये रचना आपकी भक्ति काल के सूफी ग्रंथकार की रचना है, उस्मान लेखक है उसके। विशुद्ध चरितावली जीवन चरित का लेखक कौन है? नया प्रश्न है ये। सुखदेव ये बिहारी मिश्र तो है नहीं, केशव बिहारी से नहीं, माधव मिश्र है इसके। माधव प्रसाद मिश्र जो है वह विशुद्ध चरितावली के लेखक हैं। यह एक प्रकार से ये संग्रह पुस्तक है। 136 अमीर खुसरो का मूल नाम क्या है? बताइए। अबुल हसन। हमने अपने नोट्स में भी क्लियर किया था। इस तरह के प्रश्न जब आते हैं तो हम आपको कोट करके अलग से बता भी देते हैं। 137 हिंदी में किस कवि को राजशेखर की उपाधि दी गई? राजशेखर याद हो एकदम। मैथिल कोकिल कौन है? राजशेखर। विद्यापति। ठीक है। कीर्ति लता के रचनाकार हैं। ये प्रश्न बड़ा तुमको मजा आ रहा होगा तुम लोग को, क्योंकि इतना आसान आसान प्रश्न है। ठीक है, कीर्ति लता की रचना कौन है? विद्यापति। विद्यापति किस भाषा में है? ये अब आपको ध्यान रखना है। जब आप पढ़ रहे हो तो आपको ये भी पता होना चाहिए विद्यापति किस भाषा में है। अवहट्ट भाषा में। 139 अपनी पहली मुकर्रियों के लिए कौन जाने जाते हैं? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो अपनी पहली मुकर्रियों के लिए माने जाते हैं। अब इनके कुछ पहलियां, 5 मुकर्रियां जो है वो आप भी साथ में लिखते चले। देखो रिवीजन के साथ ये होमवर्क भी आप कर रहे हो जो फायदा देगा। आदिकाल के साहित्य में उपेक्षित रहा। आदिकाल में
कौन उपेक्षित रहा ज्यादातर? सामाजिक चेतना थी, आश्रयदाता प्रशंसा तो भरपूर थी, धार्मिक चेतना भी थी, क्या नहीं थी? राष्ट्रीय चेतना का अभाव लगा है इसमें। शुरू से ही जब हम बात कर रहे थे विशेषता बताते वक्त मैंने बताया था कि सब जो राजा हैं वो अपने अपने में सिमटे हुए हैं, और इस जो कहीं ना कहीं वो चारण काव्य और राज प्रशंसा, आत्ममुग्धता, आत्मश्लाघा जो है वो चल रही है। तो राष्ट्रीय स्तर पे सोच नहीं हो रही है। इसी का फायदा है जो बाहरी आक्रमणकारी आते हैं और धीरे धीरे हमारे पूरे देश पे अपना आधिपत्य जमा लेते हैं। 141 आदिकाल के काव्यों की प्रधान भाषा थी, कौन सी भाषा थी? मत सोचिए ज्यादा, डिंगल पिंगल, क्योंकि अपभ्रंश होता तो अपभ्रंश हम लिखते हैं, नहीं तो डिंगल पिंगल। पुस्तक जल्लण हत दे चले गज्जन नृपकाज, यह कवि किससे संबंधित है? यह संबंधित है आपकी, देखो यहाँ पे दो नाम है, दोनों में कंफ्यूज जाओगे, जल्लड़ भी है और चंदबरदाई। यह पंक्ति किस कवि, तो कौन कवि इसको लिखा है? सी चंदबरदाई लिखे हैं। किसके लिए लिखे हैं? जल्लड़ अपने पुत्र के लिए। यदि ये पूछा जाता कि यह पंक्ति जो है वो किस कवि को संबोधित है, भाषा जरा से चेंज हो जाती, किसको संबोधित की गई है? जल्लड़ को। और किसी से संबंधित है? चंदबरदाई से। 143 सुमेलित करना है, बहुत आसान सा है प्रश्न। भरतेश्वर बहुबलिराज की रचना कौन है? शालिभद्र सूरी, सही जवाब। रेवंत गिरिराज की रचना कौन है? विजय सेन सूरी, सही जवाब। चंदन बाला राज की आसगूस गज, सही जवाब। स्थूलिभद्र राज की, इसकी स्थूलिभद्र राज है जिन धर्म सूरी की। और यहाँ पे क्या है? जिनदत्त सूरी, इनकी रचना कौन सी है? इनकी रचना है उपदेश रसायन। ठीक, तो आपका सही जवाब हो जाएगा सी। रणमल छंद के रचनाकार कौन है? रणमल छंद के रचनाकार है श्रीधर। ठीक है, ये जैसे कि इस नाम से स्पष्ट है, ये एक वीर काव्य है। पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के पिता कौन है? ये देखो, ये अब थोड़ा डीप सवाल है, कौन है इनके पिता? आपको अगर इतिहास का भी थोड़ा विज्ञान होगा तो आपको काफी मदद करेगा यह। इसके पिता हैं सोमेश्वर। प्राकृत भास हिंदी से आशय है प्राकृत का आभास हो, प्राकृत हो किसमें, लेकिन अपभ्रंश हिंदी प्राकृत पाली नहीं। अब आप कंफ्यूज जाओगे तो प्राकृत ही लगाओगे, लेकिन क्या है, क्या प्राकृत का आभास हो रहा है, पूर्णतः प्राकृत नहीं है। किसमें हो रहा है? अपभ्रंश में हो रहा है। गोरा और बादल की कथा के रचनाकार हैं, गोरा और बादल की कथा के रचनाकार है जटमल। ठीक है, कौन है रचनाकार? जटमल। नातों की संख्या कितनी मानी गई? सोचना नहीं पड़ेगा, नातों की संख्या कितनी मानी गई? 9। 9 नाथ थे। कौन कौन थे? यहाँ पे आपके नाम लिखा हुआ है, हमने अपने पढ़ाते में भी बताया था। सिद्धों में सबसे पुराने कौन आते हैं? सबसे प्राचीन जो है वो आपके सरहपा है। लेकिन सबसे श्रेष्ठ की अगर बात में मानी जाती है क्रम में, और खासकर बंगला में की बात करते हैं तो आपके लुईपा हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ कोई विशेष नहीं पूछा है, सामान्यतः सबसे पुराने कौन है ये पूछा है, तो हो जाएंगे सरहपा। कुमार रासों के रचनाकार कौन है? दलपति विजय। दलपति विजय जो है वो कुमार रासों के रचनाकार है। ठीक है, रासो ग्रंथ है यह भी, इंगल और अपभ्रंश भाषा में लिखा हुआ। ठीक, तो ये हमने कुल 150 प्रश्न और सॉल्व कर दिए हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट रिवीजन क्लास में आपके 50 प्रश्न के साथ। तो रोज रोज थोड़ा थोड़ा सॉल्व करते रहो, कुछ भी करो, कोई भी काम करो, कुछ भी करो, इसको बस आप सॉल्व करते रहिए। ठीक है, जिससे आपका कोई भी टाइम जो है वो वेस्ट ना जाए, सारा टाइम यूटिलाइज करें, इसलिए स्पष्टता मैंने ये जो है वो तैयार किया। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में, शुभकामनाएं।